वेलकम हमारे विनर्स, हमारे भगवान, आपका स्वागत है एक बार फिर से विपिन सेना श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। आप अभी आज प्रीपोजिशन की क्लास करने जा रहे हैं। 200 क्वेश्चन आपके सामने मैंने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का डील किया। मेरा अनुभव कहता है कि अब इसके बाद आपको जरूरत नहीं होगा कि आप अन्य किसी और क्वेश्चन को देखें। इतने सारे जो हमारे पास क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आया हुआ है वह सब मैं आपको दे रहा हूं। तो आपका आज से प्रीपोजिशन है शुरू। बस मैं कहूंगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यही एक चीज है जो हमें जिताता है, जो हमें और मेहनत करने के लिए बाध्य करता है। तो बस हमारा आग्रह है आप इस प्रीपोजिशन के क्लास को अपने अपने कलम और कॉपी को लेकर चलेंगे, साथ में रखकर, क्योंकि मैं छोटे छोटे टिप्स आपको देता चलूंगा। लोग कहता है कि सबसे भारी प्रीपोजिशन का चैप्टर है। मैं कहता हूं इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। तो सबसे आसान टॉपिक प्रीपोजिशन की ओर मैं चलता हूं। मैं विपिन सेना, आपका मेंटर, आपके साथ आज प्रीपोजिशन का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बताओ अभी कितना बजा है? 11। यानी आज मैं 11 बजे शुरू कर रहा हूं प्रीपोजिशन की क्लास। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। आपके घड़ी में कितना बजा है? तो पता है क्या बोलोगे? बाई योर वॉच। क्या बोलोगे? बाई योर वॉच। क्या बोलोगे? बाई योर वॉच। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां शुरुआत में है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन का हल बता दिया। बस हम लोग शुरुआत करें। कभी भी किसी से घड़ी का समय जब पूछेंगे तो हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये बाई योर वॉच होगा। क्या होगा? बाई योर वॉच। बाई योर वॉच। बाई योर वॉच क्या बनेगा? तो घड़ी में अगर मैं कहता हूं घड़ी का समय पूछने के लिए हमेशा बाई योर, हिज, हर, ईटीसी, वॉच का प्रयोग करेंगे। देखिए छोटी छोटी सी बातों को मैं बताते चलूंगा। आप याद रखो ये छोटी छोटी चीजें आपके सामने जो मैं लिखाने जा रहा हूं, बस आप कॉपी में लिख लोगे। वीडियो खत्म हो दोबारा देखो। सबसे हल्का टॉपिक बताओ कौन सा है? लिखो नीचे प्रीपोजिशन। कितने लोग लिखते हो मैं देखना चाहता हूं। सबसे हल्का टॉपिक आज के डिस्कशन के बाद आपसे मैं पूछूंगा कि क्या सच में आसान है? लोग इसको भारी बनाकर चलता है। सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया ना? आगे बढ़े तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है इट इज 11 o'clock डैश माई वॉच। मेरे वॉच में कितना बजा है? 11 o'clock। यानी क्या बचा बनाओगे यहां? बाई माई वॉच। तो बाई कहां है? 3, सी नंबर। बात समझ में आया? घड़ी का समय पूछने के लिए हमेशा उसके पहले अगर वॉच शब्द आया है तो बाई का प्रयोग करेंगे। इसलिए ये वर्ड हमें याद रखना है। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बड़े ही बढ़िया से आप इसे सीखोगे। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2। He was astonished dash the sad news। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्य। देखिए अगर मैं छोटे छोटे चीज के द्वारा आपको मैं चाहूंगा कि आप उसे बढ़िया से देखें। आश्चर्य वाले शब्द प्लस एट आएगा।
यानी जितना भी आश्चर्य सूचक शब्द रहेगा सबके साथ हमें एट को लिखना है। अब अगर तुम कहते हो सरप्राइज्ड, क्या लगेगा जी? एट लगेगा। सरप्राइज माने आश्चर्य। तुमने कहा एस्टोनिश, एस्टोनिश प्लस क्या लगा? एट लगा। तुमने कहा पजल, क्या लगा? एट लगा। हाँ, जितना भी आश्चर्य सूचक शब्द होगा सबके बाद हमें एट को लाना है। अगर तुम कहते हो स्टार्टल, सब का मीनिंग क्या हो गया? आश्चर्य। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, एस्टोनिश का मतलब आश्चर्य, पजल का मतलब उलझन, आश्चर्य। स्टार्टल माने आश्चर्य, भौचक्का रह जाना। तो ये ध्यान रहे कि कुछ कुछ शब्दों को मैं लेकर आऊंगा जो आपके लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन कौन सा लगता है वो बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बोलो, ही वाज एस्टोनिश्ड, आश्चर्य किया, एट द न्यूज। और एट हमारा कहां पर है? नंबर 1। कुछ कुछ बातों को केवल लिखते जाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम केवल सोचते हैं कि प्रीपोजिशन भारी है। तुम इस तरह से पढ़ोगे तब ना हल्का होगा। अब किताब में कहीं पर टू का प्रयोग, कहीं पर सी का प्रयोग, कहीं पर एट का प्रयोग, कहीं पर किसी चीज का प्रयोग एक जगह पर नहीं है, कैसे होगा? धीरे धीरे मैं आपको इस तरह के चीजों को बताकर आपके सामने मैं पूछूंगा जब रैपिड फायर करेंगे कि क्या अब बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो बोलो 2 का उत्तर 1 नंबर। चलिए आगे देखिए, यह है 3 नंबर क्वेश्चन। फिर से आपको 10 सेकंड में देता हूं और तब मैं बताऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम। समय पर नहीं आया, इसलिए मॉनसून के समय पर नहीं आने के कारण फार्मर्स जो किसान हैं वह सफर यानी पीड़ित हुए। अब जरा सा गौर से देखो, अगर मैं कहता हूं एक वर्ड है आपके पास, ऑन टाइम, ठीक समय पर, एकदम ठीक समय पर। कभी भी जब तुम कहोगे द ट्रेन इज रनिंग डैश टाइम, तो कभी भी जब ये कहेगा एरोप्लेन, ट्रेन, तो कदापि इसका दूसरा नहीं हो सकता है। भले भारतीय रेल देर से चले अलग बात है, लेकिन हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो वैश्विक तौर पर पढ़ते हैं ना, इसलिए जब होगा तो यहां पर ऑन टाइम होगा। क्या बनेगा? ऑन टाइम। हाँ, यानी द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम। सेकेंड नंबर आपके पास है, अगर हम कहते हैं इन टाइम, तो इन टाइम का मतलब हुआ समय के पहले, समय के पहले। अगर हम बिफोर टाइम कहते हैं, इसका मतलब हुआ समय के पहले। और अगर बिहाइंड टाइम में कहता हूं तो इन तीनों का अर्थ होता है समय के पहले, समय के पहले। देखिए गौर से देखें, ये बिहाइंड टाइम नया है, ये इन टाइम नया है। इस समय में नहीं, समय के पहले। अगर मैं कहता हूं टू कैच द ट्रेन वी शुड रीच द स्टेशन डैश टाइम, तो क्या करोगे?
ऑन टाइम पर जाओगे तो दौड़ते रहना प्लेटफॉर्म पर, जिस समय गाड़ी खुलने वाली उस समय पहुंचेंगे तो दौड़ेंगे ही। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेन को पकड़ने के लिए हम लोगों को समय के पहले पहुंचना चाहिए स्टेशन। तो यहां पर क्या बनेगा? इन टाइम, बिफोर टाइम बना, और लास्ट जो होता है उसका नाम है आपका आफ्टर टाइम। आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम यानी समय के बाद। बात समझा? आफ्टर टाइम का मतलब क्या हुआ? समय के बाद। यानी अब जैसे मान लिया जाए कि आपका भारतीय रेल है, पहुंचना है 10 बजे, पहुंचा है 11 बजे, कब आया? आफ्टर टाइम आ गया। तो अब आपके पास 3 चीजों को आपने देखा। एक देखा ठीक समय पर ऑन टाइम, एक देखा आपका समय के पहले, और एक देखा आफ्टर टाइम यानी समय के बाद, आफ्टर टाइम। ठीक है ना? तो ये आपके पास चलिए, तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है द फार्मर्स सफर्ड, फार्मर्स बड़ा ही पीड़ित हुआ क्योंकि मॉनसून डिड नॉट अराइव, मॉनसून नहीं पहुंचा। कब? तो मॉनसून समय के पहले आता तब तो ये सफर कैसे होता, तब तो बढ़िया बात होता। इसलिए यहां पर क्या बनेगा? ऑन टाइम यानी नंबर 3। छोटी छोटी बातों को लिखते चलना कॉपी में। बड़ी आसान टॉपिक होता है प्रीपोजिशन। पढ़ाने वाले, किताब ये हमें भ्रमित करते रहते हैं कि प्रीपोजिशन भारी है। जब इन सब चीज को सीख जाओगे तो कहां से भारी लगेगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया 3 नंबर ऑन टाइम। पढ़ने का तरीका बदलोगे अपने आप हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जब आपके पास ये जा रहा है, आपने इस शो को अभी देख रहे हो, इसके बाद फिर से दोबारा, क्योंकि मन के अंदर जो बैठा है विकार वो मैं दूर नहीं कर सकता। वो बैठा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया तो दुनिया हो गया, लो हो गया, जीत लो दुनिया। तो इसलिए दोबारा तिबारा देखना, क्योंकि देखने वाला चीज ज्यादा यहां बैठता है। ये सारा चीज ऑन टाइम ठीक समय पर, इन टाइम, बिफोर टाइम, बिहाइंड टाइम, इसका मतलब समय के पहले। आफ्टर वाला तो याद रहता है, ये बिफोर वाला भी याद रहता है। 2 बात याद रखना है, इन और बिहाइंड का मतलब पीछे। टाइम शब्द लगा होना चाहिए, ये ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। द आंसर इज रिटन, ध्यान से तुम लोग पहले पढ़ लो, 10 सेकंड में दिया। द आंसर इज रिटन डैश ब्लू इंक डैश अ पेंसिल। क्या लगता है? अब देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता भी तो दूं। अब जरा सा गौर से देखिए, ये क्या है हमारे सामने? पेंसिल। तो जब हम पेंसिल की बात करते हैं तो अभी एक है, लेकिन इसी अगर ये पेन है और पेन में इंक भरा हुआ है, उसकी गिनती करोगे? नहीं करोगे। तो ध्यान से देखिए, जिस चीज से हम लोग कोई काम करते हैं, जिस चीज से किसी चीज का मतलब आप एजेंट इसको समझो। जैसे हमारा ये पेन अभी क्या है? एजेंट है। से जिस चीज यानी एजेंट से किसी काम को किया जाता है तो उसके पहले विथ या इन का प्रयोग होता है। दो आपका प्रयोग हुआ, विथ या इन। एजेंट, जैसे कोई गन से किसी टाइगर को मारा तो गन
एजेंट हुआ। पेन से लिखते हैं, एजेंट हुआ। हम अगर मोटरसाइकिल को किसी बेडशीट से ढक दिए, वो क्या हुआ? एजेंट हुआ। तो वह एजेंट अगर विथ लगाते हैं तो विथ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, और अगर मैं इन कहता हूं तो इसके साथ लगता है अनकाउंटेबल नाउन। नए पुराने सबके लिए ये रामबाण होगा। अब देखें, विथ एजेंट के पहले क्या लगा? एजेंट के साथ क्या लगा जी? विथ और इन। अगर काउंटेबल नाउन है जिसके साथ ए पेन लगा है, 2 पेन्स लगा है, जिसकी गिनती कर सकते हैं, उसके पहले क्या लगेगा? विथ। जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसको कहते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। आप हमेशा याद रखो, एक ही आप उदाहरण याद रखो, आई ऑलवेज राइट डैश अ पेन। अब हमारा गिनती हुआ ना, ए का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब काउंटेबल। इसका मतलब वो किस चीज से लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। पेन काउंटेबल है, तो हमें ना तो फ्रॉम लिखना है, ना तो टू लिखना है, ना तो ऑन लिखना है। 2 ही वर्ड आएगा ही आएगा जिसका नाम है विथ या इन। तो विथ यहां पर ए पेन अगर मेरा काउंटेबल है तो हम यहां पर लिखेंगे विथ। लिखोगे? ये हुआ तुम्हारा विथ। अगर मैं इसी को कहता हूं ही ऑलवेज राइट्स डैश इंक, अब क्या होगा? मन में आएगा इंक से मतलब वो फ्रॉम नहीं हो सकता, तो यहां क्या होगा? इंक क्या हुआ? इंक स्याही, अनकाउंटेबल। इंक क्या है? UCN। UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें यहां पर डालना पड़ेगा इन। बात समझा? देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां से कि हमारा प्रीपोजिशन तुम सोचोगे ये होगा और वो होगा ही नहीं। बस केवल नजर को थोड़ा सा अटेंशन में लाकर सीखो। अच्छा, एक मैं कहता हूं, और मैं कहता हूं ए टाइगर वाज किल्ड डैश ए गन। क्या लगेगा बताओ? बोलो, लिखो भाई। विथ लगेगा, क्योंकि गन क्या हुआ? काउंटेबल, तो यहां पर लगा विथ। अगर किसी को पानी में डुबा कर मार दिया गया, क्या बनेगा? इन वाटर, है ना? अगर मैं कहता हूं, सपोज करो, अ पर्सन वाज किल्ड डैश वाटर, क्या बनेगा? मारा गया। एजेंट कौन? पानी। पानी क्या है? अनकाउंटेबल। क्या लगेगा? इन वाटर। बात समझ में आया? तो इस तरह से हमारे पास आपका ये पाठ हो गया कि जब हम किसी भी चीज से किसी काम को अगर करते हैं तो वह चीज हमारा एजेंट कहलाता है। अगर एजेंट काउंटेबल नाउन है तो विथ लगेगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इन लगेगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखो तो ध्यान से। द आंसर इज रिटेन ब्लू इंक। तो जब इंक बन गया तो यहां क्या बनेगा जी? बोलो क्या बना? इन। और ए पेंसिल, पेंसिल ए काउंटेबल का मतलब ए एन 1 2 3 लिखा रहेगा, तो यहां पर क्या बनेगा? विथ। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हुआ? इन और विथ नंबर 1। हड़बड़ाना नहीं है। 40-50 क्वेश्चन बनाते बनाते आप सब क्वेश्चन बनाने लगोगे। इसलिए मैं बोलता हूं प्रीपोजिशन सबसे हल्का टॉपिक है। इन सब चीजों को केवल कॉपी में लिखना, क्योंकि बार बार देखने के लिए कौन वाला क्वेश्चन कहां पर आई है तो पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कुछ बातों को लिख लेना पड़ेगा, और तब अगले दिन के क्लास के लिए तैयार हो जाना होगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
माई कजिन विल अराइव डैश संडे। क्या हुआ? संडे। तो थोड़ा सा यहां भी मैं आपको तकलीफ दूंगा कि थोड़ा देर आप इसको देखें। जो मैं बोलने जा रहा हूं वहां पर आप लिख लें अपने कॉपी में। कॉपी कलम प्रीपोजिशन के समय लेकर बैठोगे, छोटी छोटी बातों को बताते चलेंगे, आप जीत जाओगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं यहां संडे का मतलब क्या हुआ? एक सप्ताह का नाम है ना? तो सप्ताह के नाम के पहले हमेशा ऑन लगेगा। क्या लगेगा? ऑन। सप्ताह के नाम के पहले वीक, सप्ताह माने क्या हुआ? वीक के नाम के पहले ऑन लगेगा। ठीक है ना? अगर मेरे पास डेट यानी तारीख आता है, डेट, तो के नाम के पहले ऑन लगेगा। कहीं भी अगर वीक आ जाए, वीक का नाम मंडे, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे आ जाए, तो वह अपने क्या लेगा? साथ ऑन को लेगा। उसी तरह से अगर मैं डेट कहता हूं, तारीख कहता हूं, तो क्या लेगा? ऑन। यानी कहने का अर्थ है कि आप अगर कहते हो डैश मंडे, क्या लगेगा जी? हाँ, यहां ऑन लगेगा। अगर आप कहते हो डैश, सपोज करो कि यहां पर मैं कहता हूं 1 जनवरी, हाँ, तो ये क्या हुआ? एक तारीख हो गया। जब तारीख हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पर तारीख हो गया तो क्या करेंगे? ऑन लगाएंगे। यानी यहां पर ऑन, यहां पर ऑन। ठीक है ना? तो हमारे क्वेश्चन में क्या बनेगा? यहां पर बनेगा ऑन संडे। यानी ऑन का प्रयोग क्या हुआ? 4 नंबर। हाँ, आसान है, भारी लग रहा है? कुछ नहीं भारी है। और ये एक बहुत लोग का सोचेगा इस सर हल्का बता रहे। अरे हल्का ही ना भारी में आएगा जी। 4 लाइन में दे देगा तो वही भारी है, तो घबराना नहीं है। आपके पास इसके बाद 2 फिल इन द ब्लैंक वाला दूंगा, इसके बाद आपका कॉमन ईयर आएगा, फिर आपके पास बोल्ड लेटर का कॉमन ईयर आएगा। यानी जितने तरह के क्वेश्चन बैंक पीओ, एसएससी, आपके पास एयरफोर्स, टीईटी, किसी चीज में आता होगा, वो सब पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन दूंगा। लिख लिया होगा इसको? चलिए भाई, मीनू जी, गोलू जी, अमृता जी, सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ राकेश, गुलशन का बड़ा कंप्लेन रहता है कि वो सर हमारा नाम नहीं लेते हैं, है ना? तो सुमन, अभिनव, नाव्या, बिट्टू, अन्नू, राघव, सबको मेरा शुभ आशीष। आप लोग देखते देखते सीख जाओ, यही मेरी तमन्ना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेकेंड है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो कुछ रूल बता दें पहले। देखिए, यहां पर क्या है कि 2 वर्ड आपके पास है। एक वर्ड का नाम है बिसाइड, जिसका मतलब होता है, एक 2 वर्ड है BESIDES। तो बिसाइड का मतलब होता है के अलावे। इंग्लिश में बोलेंगे इन एडिशन टू। हाँ, क्या बोलोगे? इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। यानी मैं अंग्रेजी जानता हूं हिंदी के अलावे, तो इसका मतलब हो गया बिसाइड। और यह जो आपके पास है बिसाइड, इसका मतलब एस जब लग गया तो के बगल में। क्या हो गया? के बगल में। इसका मतलब, जैसे मैं कहता हूं, सपोज करो
एक का तो आपके पास उदाहरण है ही कि रमेश ने अपने किताब को छोड़ दिया टेलीफोन के क्या अलावे की टेलीफोन के बगल में, ये तो आपके उदाहरण है ही। अगर मैं कहता हूं आई नो इंग्लिश डैश हिंदी, तो अब बताओ क्या बनेगा, ये पहला वाला कि दूसरा वाला। और अगर मैं कहता हूं आई वॉज सीटिंग डैश मोहन, क्या लगता है? तो जब मैं कहता हूं आई वॉज सीटिंग डैश मोहन, तो के बगल में बैठेगा, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा बिसाइड्स। और ये हिंदी जानता है अंग्रेजी के अलावे, इसका मतलब होगा बिसाइड। तो इस तरह से आप देखें रमेश लेफ्ट द बुक, कहां छोड़ा, ये कौन वाला बोलो, बी की सी, बी नंबर है ना, यहां बनेगा बिसाइड्स, के बगल में छोड़ दिया। छठा का उत्तर बन गया नंबर 2। सब लिख रहे हो? नहीं तो स्क्रीनशॉट कर रहे हो, हालांकि वो मोबाइल में रह जाता है, लिख लोगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये 6 नंबर का उत्तर बना 2 नंबर। आसान लग रहा है ना? लिखिए यस 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 यस। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, पढ़ लिया? आई हैव बीन वेटिंग डैश ओवर हाफ एन आवर। देखो ये आपके पास क्या है, हैव बीन वेटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण है। किसका है? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं तो वहां क्या लगता है, फॉर और सिंस लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें टाइम के पहले फॉर और सिंस लगाना है ना। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो फॉर और सिंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, सबको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, फॉर और सिंस लगता है प्लस टाइम। तो अब कहां फॉर लगाएंगे और कहां सिंस लगाएंगे? तो आप लोग सीखते हो कि फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा, फॉर के बाद अनिश्चित समय और सिंस के बाद निश्चित समय। छोड़िए यार, ये सब तो किताबी भाषा हो गया। 100 चोट सुनार का 1 चोट विपिन सेना का, याद रखो नियम। देखिए फॉर आप देखिए क्या कहते हैं, ही हैज बीन लिविंग हियर डैश 10 ईयर्स। ठीक है, और यू हैव बीन लिविंग हियर डैश चाइल्डहुड। तो देखिए यहां पर तो तुम आसानी से बना देते हो, हमेशा याद रहता है फॉर 10 ईयर्स। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं, सपोज करो एक मैं उदाहरण और देता हूं और कहता हूं सी हैज बीन रीडिंग डैश एन आर, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे कि भाई 1 घंटा क्या हुआ, निश्चित की अनिश्चित। तो अब मैं कहता हूं कि कहां पर क्या लगाएंगे, मैं छोटी सी बात को आपको बताने जा रहा हूं। आज के बाद आपका फॉर सिंस पर कभी भी गलती नहीं होगा। देखो फॉर
प्लस काउंटेबल टाइम जिसमें an 1 2 3 etc लगा हो। हाँ, यानी फॉर किसको लेगा? वह काउंटेबल टाइम जिसमें an 1 2 3 etc लगा हो। जबकि जो सिंस है यह वैसा टाइम, वैसा अनकाउंटेबल टाइम जिसमें an 1 2 etc लगाया नहीं जा सकता है। मतलब सीधा सीधी हुआ कि जिसमें an 1 2 3 लगा है वह काउंटेबल हो गया, जिसमें नहीं लगा है वह अनकाउंटेबल हो गया। अगर लगा हुआ है तो काउंटेबल, अगर नहीं लगा है तो अनकाउंटेबल। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो एक मैं छोटा सा यहां पर उदाहरण देता हूं, डैश 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स में 10 लगा, जब 10 लगा तो यहां क्या लगेगा? फॉर या सिंस? फॉर लगेगा। अगर मैं कहता हूं डैश के बाद चाइल्डहुड, बचपन कितना बार आता है जी? एक बार। कभी उसमें 1 2 3 लगेगा? 1 चाइल्डहुड 2 चाइल्डहुड नहीं लग सकता, इसलिए यहां पर क्या बनेगा? सिंस होगा ना। अच्छा, यहां पर मैं कहता हूं एन आर, तो एन लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटा काउंटेबल हो गया। जब ये काउंटेबल हो गया तो हमें यहां पर क्या लगाना चाहिए? फॉर। अगर मैं कहता हूं सपोज करो डैश के बाद 2019, अब ये क्या हुआ? कितना बार आएगा 2019? एक ही बार आएगा। जब एक ही बार आएगा इसका मतलब इसमें एस लगाओगे प्लूरल। देखो जब 10 लगाया तो ईयर्स हुआ, प्लूरल बना, लेकिन यहां पर अगर 2 लगाएंगे तो 2019 में एस लगेगा? नहीं लग सकता। इसका मतलब कि आपका संख्या कोई लगा ही नहीं हुआ है, तो यहां पर क्या होगा? सिंस बनेगा। अगर मैं कहता हूं सपोज करो डैश 6 डेज, तो देखो 10 लाया, एन लाया, 6 लाया, तो सब में क्या हुआ? 1 लाया तो आवर, यानी विदाउट एस सिंगुलर। अगर 6 और 10 लाया तो ईयर्स। अगर मैं कहता हूं डैश के बाद मंडे, मंडे कितना आता है सप्ताह में? 1 बार। वो लड़की लोग जो सोमवारी करती है वो मत समझना कि इसमें आ जाएगा। 4 सोमवारी लड़की लोग की भगवान भोले बाबा मिल जाएंगे, ये सब नहीं होता है ग्रामर में, ठीक है ना। अब ग्रामर तो बना आपका इंग्लैंड में, उसको क्या पता कि सोमवारियों को करता होगा। ये तो हमारा हिंदुस्तान है, कौन सा दिन नहीं किया जाता ये हमें ही नहीं पता चलता है। मेरी माँ तो पता चलता है कि हर 3 दिन से अभी छुपाकर सही हुई है। छुपाने का अर्थ इसलिए है कि बाबूजी डांटने लगेंगे। एक तो तबीयत खराब, उस पर से सहते रहिए, लेकिन वह सहेगी जरूर। बहू को क्लच में ले लेती है, वो उसको धीरे धीरे अपना कभी मखाना कभी कुछ और दे दी, लेकिन वह सहती है। क्यों सहती है? वह कहती है कि मैं सहती हूं अपने परिवार की भलाई के लिए। तो कोई भी जो लेडी सहती है, इसका मतलब होता है कि वह अपने परिवार की उन्नति चाहती है। स्वयं अपना उन्नति या अवनति से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, उसका परिवार हमेशा अच्छा रहे। क्या लड़कियों को भगवान ने बनाया है, यह संस्कार थोड़ा लड़कों में भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जो लड़के होते हैं ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, और लड़कियां
अपने बारे में तो सोचेगी ही, लेकिन अपने परिवार के बारे में वह ज्यादा सोचती है, इसीलिए ज्यादा पूजा पाठ लड़की लोग करती है। ऐसी माँ को या बहन को या पत्नी को भी मेरा नमन है। थैंक यू वेरी मच आप लोग सबका, जिसके कारण हम लोग जिंदा रहते हैं। चलिए, तो यहां पर 6 डेज में क्या लगाओगे? फॉर। यहां क्या लगाओगे? सिंस। तो एकदम छोटा सा और एक उपाय बता दें, देखिए, यानी आपके पास फॉर क्या लगा? अगर an 1 2 etc लगा है तो फॉर an 1 2 etc नहीं लगा है तो सिंस। अब इससे आसान क्या होगा? ये ट्रिक हो गया, आजकल तो ट्रिक का जमाना है, हॉट ट्रिक हो गया। अगर लगा हुआ है क्या लगेगा? अगर लगा है तो फॉर, अगर ये सब नहीं लगा है तो सिंस। सीखिए। तो अब चले हम, आप सारे नियम को पढ़ लिए तुमने, अब जरा सा आते हैं क्वेश्चन में। आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन। इतने सारे चीजों को मैं पढ़ा दिया। क्वेश्चन है डैश ओवर हाफ एन आर। तो एन लग गया ना जी, क्या बोला? an 1 2 3 लगा होगा तो फॉर, अगर नहीं लगा होगा तो सिंस। यानी यहां पर क्या लगेगा? फॉर। फॉर का मतलब 4 नंबर है ना, आसान। हाँ, ये सब नियम को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, उम्मीद करता हूं कि आप इससे फायदा ले रहे होंगे। छोटी छोटी बातों जो हमारे दिमाग में नहीं बैठता है उसी को मैं लेकर आया हूं। आपका क्या काम हुआ कि फॉर सिंपल क्या बना कि अगर आपके पास ये फॉर लगाना है तो an 1 2 3 देना पड़ेगा। अगर सिंस लगाना है तो ये सब आपके पास होगा ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8वां नंबर, बनाइए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, ए कैट जंप्ड एंड सैट डैश द टेबल। एक चीज, छोटा पानी पी ले, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, ताकि आप लोग मेरे साथ बढ़िया से अनुभव कर सकें। मैंने प्रीपोजिशन क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे भी कारण है। कुछ लोग हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स कह रहे थे नाउन पढ़ाइए, इसके बाद नाउन आ जाएगा। मैंने वोटिंग करवाया तो लगभग 160 लोगों ने वोटिंग किया। 75% लोगों का विचार था सर प्रीपोजिशन का क्लास होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनका ख्याल रखा और इस वजह से मैंने प्रीपोजिशन, जो सबसे हल्का टॉपिक, मैं फिर से कहता हूं, पूरे ग्रामर में सबसे हल्का टॉपिक कौन सा? प्रीपोजिशन। आप बस ध्यान देकर बनाओगे, बन जाएगा। आइए, तो क्वेश्चन है अ कैट जंप्ड। जंप्ड का मतलब क्या हुआ? उछला। एंड सैट डैश द टेबल। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये टेबल का मतलब क्या हुआ? आधार। आधार के पहले ऑन और अपॉन का प्रयोग होता है। देखें, आधार यानी बेस या सरफेस यानी सतह के पहले ऑन या अपॉन लगता है। हाँ, जो हमारा बेस है वह क्या लेता है? ऑन या अपॉन। देखो, बड़ी हल्का चीज से आपको मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझोगे आराम से बन जाएगा।
जो ऑन है यह स्थिर अवस्था का सूचक है। और जो अपॉन है वह गति अवस्था का सूचक है। ऑन स्थिर अवस्था का सूचक है और अपॉन गति का सूचक है। आप देखें, अगर मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, टेबल बोलता है ना, ये देखिए एक टेबल है। मानकर चलना, मैं कोई कलाकार नहीं हूं कि आप सही तरीके का टेबल जानेंगे या और भी जो मैं बनाऊंगा। अब देखिए एक बिल्ली यहां पर बैठा हुआ है। बिल्ली मान लेना, मैं नहीं जानता कि बिल्ली है कि नहीं है, चूहा नहीं कहना, केवल यहां पर हम धीरे से लिख देते हैं CAT। तो देखो ये टेबल है, ये टेबल पर आपका ये बैठा हुआ है बिल्ली। इसका मतलब स्थिर अवस्था में है ना जी। स्थिर अवस्था में है तो यहां पर क्या लगेगा, ये लगेगा ऑन। अब मानकर चलो कि एक टेबल और है और एक बिल्ली यहां पर है और यह कूद कर यहां पर आकर यहां बैठती है। हाँ, तो जब ये यहां पर बैठती है इसका मतलब क्या हुआ, ये जब यहां बैठी तो ये तो आपका गति हो गया। किसका सूचक हुआ, ये यहां से जा रही है जा रही है जा रही है, यहां बैठी, इसका मतलब ये हो गया गति। और गति जब हो गया तो क्या होगा, अपॉन होगा ना। जब ये स्थिर अवस्था में है तो ये बन गया ऑन, जब गति अवस्था में है तो बन गया अपॉन। मान लिया जाए मैं कहता हूं ए कैट वाज सीटिंग डैश द टेबल। अब जब सीटिंग है, बैठा हुआ है, तो स्थिर अवस्था का सूचक है भाई, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ऑन। लेकिन अगर मैं कहता हूं अ कैट jumped and sat dash the table। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो जैसे ही जंप किया, तो जंप का मतलब क्या हुआ जी, गति। तो जैसे ही जंप किया तो गति आ गया, और जब गति आ गया तो क्या लगेगा, अपॉन लगेगा, यानी यहां पर बन जाएगा अपॉन होगा। जैसा ही कूदा, गति का पार्ट हो गया तो लगेगा अपॉन, लेकिन स्थिर अवस्था में बैठा है तो लग गया ऑन। कुछ बातों को यहां पर रखना है। सबसे पहले क्या है, कहीं भी आधार अगर होगा, ऐसे मैं हाथ पर हाथ रखा, इसका मतलब ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑन। बात समझा। अगर यहां से लाया और यहां आ गया तो क्या बना, ऑन। आप क्लास में जब आकर बैठ गए तो ऑन द बेंच होगा। लेकिन आप कोई कहता है कि अंदर आया और बैठा, कहां, टेबल पर या बेंच पर, तब केम इनटू द क्लास, सैट अपॉन द बेंच। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसको समझ पाते हैं। इसलिए ये आपका हुआ कि अगर हम सरफेस और बेस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, ऑन और अपॉन। तब यहां पर बोलो क्या लगा जी, अ कैट जंप्ड एंड सैट डैश द टेबल, यानी क्या लगा, यहां पर लगा अपॉन, यहां लगा अपॉन। अपॉन हो गया गति और ऑन हो गया स्थिर अवस्था। चीजों को सीखिएगा तब ना, भारी है, हल्का है, ये कैसे समझोगे। मैं तो सब लोगों को कहता हूं, कहता है ना भाई, पॉकेट में पैसा है तो सब चीज सस्ता, नहीं है तो सब महंगा। पॉकेट में पाई नहीं, जानी तेरी तस्वीर खिंचाई नहीं। कैसे खिंचाओगे भाई, जब आपके पास है नहीं है पैसा तो खिंचाओगे कहां से। तो पैसा वाला बनने के लिए प्रीपोजिशन पढ़ना चाहिए, चाहे एयरफोर्स के हों, आपके SSC के,
क्या नाम है उसका, ग्रेजुएट लेवल के हों या हमारे एलडीसी के हों, एमटीएस के हों, बैंक के पीओ के हों, बैंक क्लर्क के हों, टीईटी के विद्यार्थी हों, सबके लिए क्या अलग से हो जाएगा? अरे 4 लाइन में दे देगा, हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए भाई ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास है, शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, यानी वह क्राउड पर, भीड़ में खड़ा हुआ, भीड़ में खड़ा हुआ। तो मे का वर्ड कौन होगा? इन, यहां पर लगेगा इन द क्राउड। शी स्टूड इन द क्राउड। प्रीपोजिशन बनाते समय आप एक चीज ध्यान देना कि कभी भी आप इस बात को समझना कि जल्दीबाजी में उत्तर नहीं दीजिएगा। जो आप सोचते हैं ना शायद वह प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, तो ध्यान से जब मैं बता दूं तब आप उसके बारे में सोच करना, तब यहां पर से आपको मिलेगा उत्तर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पहला सेट है। तो इस सेट में मैं आपको छोटे छोटे बहुत सारे जो बता रहा हूं नियम, उसको लिखना, क्योंकि आने वाले जब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेट होगा तो आपके पास उस समय ये न रहे कि हमें दोबारा बताना पड़े। ठीक है ना? तो आइए 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 10 नंबर पढ़िए। 10 सेकेंड। She put the letter her dash her pillow। पिलो माने समझते हो? तकिया। उसने अपने लेटर को तकिया के नीचे रख दिया। अब देखो एक वर्ड है आपका अंडर और बिलो। अंडर के नीचे और बिलो का मतलब भी के नीचे। अब जरा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं छत के नीचे पढ़ रहा हूं तो छत के नीचे है तो सटा हुआ है नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी हाथ के नीचे ये कलम रख रहा हूं तो सटा हुआ है। तो जब एक दूसरे से अलग होने पर, हाँ एक दूसरे से अलग है, नीचे है लेकिन सटा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? अंडर। लेकिन अगर एक दूसरे से सटा है तो क्या होगा? बिलो। अब देखो छोटा सा मैं एक और आपको यहां पर चित्र बना दूं। ये देखिए, ये आपका रूफ है। यहां पर एक नीचे में बैठा हुआ है, मान लिया कोई आदमी, 2 आंख बना दे भाई। तो जब ये नीचे है तो सटा हुआ है नहीं, सटा हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? अंडर। अब देखें, एक ये आपका पिलो है। पिलो का मतलब तकिया, हाँ। और यहां पर मान लिया जाए कि आपका एक समझ ही रहे होगा क्या बना रहे हैं? मोबाइल, हाँ। तो ये मोबाइल क्या है? पिलो से सटा हुआ है। जब सटा रहेगा तो क्या बनेगा जी? बिलो। सटा रहेगा तो बिलो, और जब अलग रहा तो अंडर। सटा रहा तो बिलो। मान लिया मैं कहता हूं
वी आर सीटिंग डैश द रूफ ऑफ द क्लास। हाँ, और एक उदाहरण देता हूं, माई मोबाइल इज डैश द पिलो। बोलो, वी आर सीटिंग डैश द रूफ ऑफ द क्लास, यानी क्लास के नीचे बैठे हैं। कोई सटा हुआ है? नहीं सटा हुआ है, तो क्या बनेगा? अंडर। और ये पिलो के नीचे है, तो मोबाइल रखोगे तो सटेगा कि नहीं सटेगा? तो जब सटेगा इसका मतलब क्या होगा? सटेगा तो हो जाएगा बिलो। यानी जब सट गया तो बिलो, जब नहीं सटा क्या होगा? अंडर। कितना आसान है। के नीचे, दोनों का मतलब क्या हुआ? के नीचे। जब अंडर है तो अंडर हो गया, इसका मतलब एक, अब देखो ये पेन है और ये मेरा हाथ है, तो पेन इस हाथ के अंडर की बिलो, अंडर। और ये अब कहां है? ये कहां है? सटा हुआ है, बिलो। तो बस ये याद रखना है कि छोटे छोटे चीजों के द्वारा आप अपने प्रीपोजिशन को बढ़िया कर सकते हो। ये देखो ध्यान से, अगर मैं चलता हूं, ये आपके पास था 10वां नंबर, तो 10वां नंबर में है शी पुट द लेटर डैश हर पिलो। पिलो माने क्या हुआ? तकिया। तो तकिया में नीचे है, कहां गया जी? बिलो, है ना? क्या होगा? बिलो। ओ डबल एफ तो कभी बन ही नहीं सकता है। ओ डबल एफ का मतलब तो से अलग हो जाना। ऑफ के बारे में बता दें थोड़ा सा। आइए एक चीज छोटा सा बता दें। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ओ डबल एफ के बारे में बता दें। इसको कहते हैं सेपरेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज से अलग हो जाना। हाँ, जैसे मैं कहता हूं अगर ऑफ, ओ डबल एफ हर जगह नहीं होता है। हाँ, अगर कोई पेड़ से पत्ती गिरता है तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? ऑफ लगाएंगे। हाँ, जैसे मैं कहता हूं द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर फॉलिंग डैश द ट्री, है ना? फॉलिंग डैश द ट्री, द लीव्स ऑफ, अच्छा इसको ब्रैकेट में रख देना, हाँ, क्योंकि ये ट्री यहां ले आए, इसकी जरूरत नहीं थी। द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, डैश द ट्री। तो अब यहां पर क्या होगा कि हमारे पास आता है फ्रॉम, ऑप्शन में आ जाता है पहला फ्रॉम, दूसरा ऑफ, तीसरा ओ डबल एफ। तो अब हमारे पास क्या है? अर्थ के हिसाब से हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। नहीं दीजिएगा, जब उत्तर होगा तो इसका ओ डबल एफ होगा, है ना? इसको तुम काट देना। द ट्री, द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, क्या होगा? ओ डबल एफ। अगर कोई गिर गया, अगर मैं कहता हूं राम फेल डैश हिज बाइसिकल, सब जितना रूल बता रहे हैं सब काम आएगा। आज अगर मैं 10 पढ़ा रहा हूं तो ये 10 मैं अगले 20-25 के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, क्योंकि दोबारा मुझे न लिखना पड़े, तभी तो रैपिड फायर, तभी तो तेजी से बनेगा। अब देखें, फेल, यहां पर पहला फिर से आपका फ्रॉम आ गया, दूसरा ओ एफ आ गया, तीसरा ओ डबल एफ आ गया। तो क्या करता है एग्जामिनर कि पहला ही फ्रॉम ऐसा देता है कि उसके हिंदी के आधार पर हम फ्रॉम लगा देते हैं।
याद रखना, कभी नहीं होगा। क्या बनेगा इसका? OFF। ये आपके सामने आपका इस तरह के सारे, मैंने आज 10 प्रश्न आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आप 10 में से बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन को आपने पढ़ा जो जहां हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे जब ये कहता है लोग कि प्रीपोजिशन से भारी कोई टॉपिक नहीं है। कहां भारी है यार? भारी नहीं है। हम उस तरह से चीजों को पढ़ते नहीं है। मैं अपनी दुख दर्द को बताऊं, क्लास में भी क्या होता है कि जब मेरे पास 500 लड़के आते हैं, एक बार एडमिशन लेकर पढ़ते हैं, और जब ये पढ़ाई शुरू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो बेसिक नाउन और प्रोनाउन पढ़ते हैं। धीरे धीरे टाइम एंड टेंस एडजेक्टिव जहां आया तो लोगों को, चूंकि उनके दिमाग में इंग्लिश का पार्ट तो बैठा हुआ है नहीं, जबरदस्ती पढ़ते हैं, वो तो मैं हूं उनको मन लगाता हूं। तो क्या होता है कि प्रीपोजिशन आते आते आधे स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं। तो वो आधे अगर खत्म हो गए तो 250 लड़का तो प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा, तो उसके लिए जीवन में हमेशा वो भारी का भारी लगा रहा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो भी आज YouTube पर हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सब लोग प्रीपोजिशन का पूरा क्लास करें। जैसे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में मैंने 20 क्लास आपको 10 क्लास दिया, 20-20 क्वेश्चन का। अभी मैं 10 ही क्वेश्चन इसमें बताया, हो सकता है अगला बार 20 बताऊं, फिर 30 बताऊं, और 200 क्वेश्चन आते आते प्रीपोजिशन का मैं वादा करता हूं और दावा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने दूंगा। चाहे वह एयरफोर्स का हो, चाहे वह TET का हो, चाहे वह SSC का हो, चाहे वह बैंक का हो, चाहे IAS का हो, किसी का भी हो, क्योंकि आपके IAS में भी वो पूछता है, UPSC में, UPPSC में भी पूछता है। तो बस ये रहा आज का आपका प्रीपोजिशन का, आपके वोट के अनुसार मैंने पढ़ाया। सबका धन्यवाद। थोड़ा सा शेयर करो, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। और मैं यही कहूंगा कि पूरा ग्रामर के टॉपिक में अगर सबसे हल्का कोई टॉपिक है तो लिखो कौन सा है? प्रीपोजिशन। बोलो एक बार, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू।